नमस्कार दोस्तों, आज मैं अकेले नहीं आया हूं। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ कोई है, लेकिन आप क्यों आए हैं और कौन है आप, यह मैं बताना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों की एक क्वेरी लगातार मुझे मिल रही थी, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं पे आप कमेंट करके पूछ रहे थे, सर समीक्षा अधिकारी की तैयारी जो कर रहे हैं, सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, इसमें कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या नौकरी होती है, कैसे नौकरी आप करेंगे, कितनी सैलरी मिलती है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं आवास मिलता है कि नहीं, और बहुत कुछ पूछते हैं। कुछ प्रश्नों का समाधान यहां पर किया जा सकता है, और उन प्रश्नों का समाधान मैं उतना अच्छा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तो सर्विस में हूं नहीं। जो ये काम कर रहे हैं और कई साल का उनके पास अनुभव है, मैंने सोचा क्यों ना उनसे सीधे आपकी बात कराई जाए। हमारे साथ हैं श्री आरपी यादव सर, हमारे सीनियर। मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों को जो दे पाता हूं उसमें सर का बहुत योगदान है। बहुत कुछ सीखने के बाद मैं जो आपको बता पाता हूं, आज मैंने सोचा क्यों ना आपके प्रश्नों का सीधा समाधान मैं सर के माध्यम से करूं। काफी दिन से सोच रहा था, कभी मैंने एक दो बार बोला भी था कि मैं कभी ऐसी कोशिश करूंगा। आज वो समय आ गया है। सर से आज मैं आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को एक एक करके पूछूंगा, और समीक्षा अधिकारी जो ये आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं या आप करना चाहते हैं, उसके पूरे जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत कुछ रिलेट किया जाएगी। कब प्रमोशन होगा, इस वाले प्रश्न का भी यहाँ पर समाधान होगा। सर, बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं, सर इसमें काम क्या होता है, क्या वर्क होता है, क्या काम करेंगे जब ये हम समीक्षा अधिकारी बनेंगे। तो सर आप एक एक ऐसे करके हम लोगों को बताइए, मैं भी जान जाऊंगा और सब लोग भी जान जाएंगे। जी देखिए, समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है जी, वो जो सचिवालय, क्योंकि मैं सचिवालय में हूँ, सचिवालय की समीक्षा अधिकारी के बारे में ही बताना चाहता हूँ जी। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पद तो लोक सेवा आयोग में और राजस्व परिषद में भी होता है जी। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम जो पद होते हैं सचिवालय के ही होते हैं, जी। और बेहतर यही माना जाता है सचिवालय का समीक्षा अधिकारी माना जाता है। जो सचिवालय का समीक्षा अधिकारी होता है वो पॉलिसी को ओरिजिनेट करता है जी। ये जो सबसे इस पद की जो महत्वपूर्ण बात है जी, कि जो पूरे प्रदेश में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं उसका ओरिजिनेटर जो होता है वो समीक्षा अधिकारी होता है। और कोई भी पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हो रही है अल्टीमेटली जाकर के फील्ड में, उस पॉलिसी पर जो मैक्सिमम जो वर्कआउट करता है वो समीक्षा अधिकारी करता है, और वो फिर आपके प्रमुख सचिव और मंत्री और मुख्यमंत्री कैबिनेट के माध्यम से फाइल होती है पॉलिसी। ये तो इसका एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया। दूसरी चीज ये कि जो समीक्षा अधिकारी होता है ये इसमें क्या चार्म है या कैसे यहाँ काम करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है समीक्षा अधिकारी के नौकरी में कि हमें एक जगह लखनऊ जैसे शहर में रहना होता है, जिस जो सेंटर है। और दूसरी चीज ये है कि आप आईएएस आपके आसपास 4-5 एक विभाग में मिलेंगे जी, क्योंकि विशेष सचिव और प्रमुख सचिव और आप जो है अपर मुख्य सचिव, तो आप लगभग आपके ऊपर 4 या 5 आईएएस होते हैं। तो आप आईएएसओं के बीच में काम करते हैं जी। जो मैक्सिमम जो एस्पायरेंट साइंस पद के लिए वो आईएएस की तैयारी करते हैं, और नहीं हो पाते हैं तो फिर वो समीक्षा अधिकारी या फिर सबका सपना होता है। आईएएस के लिए सब तैयारी करते हैं जी। हमने भी किया, आपने भी किया जी, लेकिन हम लोग इसमें आ गए जी। अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे ये भी होंगे जो कि आईएएस के लिए प्रयासरत होंगे। लेकिन सर जब तक कर रहे हैं इसमें भी आ सकते हैं और यहाँ रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। जी सर। तो इस पद में आपको ये लगेगा कि हम जो है सेंटर ऑफ पावर के पास है जी, पॉलिसी मेकिंग में है जी सर। आप लखनऊ में है, और आपका जब एक फोन जाता है फील्ड में जी, तो उस पर जो है सुनवाई होती है जी। मुझे लगता है कि कम से कम पीसीएस का शायद 1-2 पद हो या ना हो, उसमें वो सुनवाई नहीं होगी जो समीक्षा अधिकारी एक करता है जी। तो मैंने इसी को देखा है जी। उसका कारण ये है क्योंकि एक नंबर स्पेशली आपको सीरीज मिलता है, जो आपकी आईएएस की जो सीरीज होती है वही आपको सीरीज मिलती है। तो निश्चित रूप से ये नौकरी जो है एक सर अच्छा पद है और प्रभावी है, समाज में भी प्रभावी और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा यहाँ पे
जी सर। जब आपके द्वारा जो है नोटिंग बनेगी जी। और अल्टीमेटली जब वो पॉलिसी बनेगी जी। तो आपको लगेगा कि हमने कुछ किया है, क्योंकि हमारी लेखनी से एक ऐसी पॉलिसी बनी है जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हाँ, लोगों का कल्याण हो रहा है। यानी कि सर अगर कोई ये सपना देख रहा है कि हमको जन सेवा करनी है, हाँ। तो केवल फील्ड जॉब ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी जॉब है जिनमें समीक्षा अधिकारी एक प्रमुख जॉब हो सकती है, जो कि पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर जो आपको सबसे अच्छा लगा कि इस जॉब में आपको कैसे संतुष्टि मिलती है, जैसे सर हर जॉब में एक सेटिस्फेक्शन लेवल कि सर मैं, कई बार लोग आईएएस भी बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं आईएएस तो हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। देखिए वैसे तो भाई ये सब चीजें सापेक्षिक होती हैं जी। लेकिन ये कि शुरू में मुझे भी अटपटा लगता था कि यार पता नहीं कैसा है, यहाँ क्लर्कल टाइप का काम है, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से जो हम लिखते हैं और वो फिर मंत्री तक जाके अप्रूव हो जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट होता है जी। तो उससे दूसरी चीज है कि जो पर्सनल लाइफ हमारी है जी, वो काफी बेहतर है, क्योंकि हम पर डे अपनी फैमिली के साथ में फैमिली के हैं, साथ हमारे बच्चे हमारे साथ में हैं, जी। हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग है वो बेहतर हो रही है। तो हमको ये नहीं डर है जी। कि हम आज बलिया में है, परसों सहारनपुर में होंगे। हाँ सर, बिल्कुल। ये जो चीज है अनिश्चितता ये नहीं है, अनिश्चितता नहीं है। सुबह शाम आप फैमिली के साथ रह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। और बच्चों की स्कूलिंग अच्छी हो सकती है। हाँ, तो सर वो आवास वाली भी बात बताइए, आवास मिलता है? बिल्कुल आवास मिलता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आवास मिलता है कि नहीं, तो आवास मुझे यही जानकारी थी कि मिलता है, लेकिन आप बताइए कि आवास सर कैसा मिलता है? और जो समीक्षा अधिकारी का भी पद है वो जो कि 4800 पे ग्रेड का है जी। और एक जो पॉलिसी बनी है आवास आवंटन के लिए जी। संभवतः 17 या 18 में थी जी। उसमें 3 BHK का आवास जो है इसमें अलॉट होता है। इसमें अलाट होता है जी। और 3 BHK का आपको आवास अलाट होता है। और फर्दर जो चूंकि इस पद में प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, प्रमोशन के बारे में आप बात करेंगे बाद में जी। तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आप 4 BHK के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे। जी सर। और प्राइम लोकेशन का आवास मिलता है। हाँ, अच्छी लोकेशन। हाँ, आप सचिवालय से 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में आप रहेंगे जी। तो यानी कि बहुत इंटीरियर एरिया में नहीं, आप शहर में ही रहेंगे और अच्छी लोकेशन में रहेंगे और एक अच्छा परिवेश मिलेगा, वहाँ सब लोग अच्छे लोग ही रहेंगे। सर कई लोगों ने पूछा सर वेतन की स्टार्टिंग कितने से होती है, कितना वेतन सर? जैसा मैंने बताया कि 4800 पे ग्रेड है जी। तो इसमें कुछ सचिवालय भत्ते होते हैं जी, सचिवालय का भत्ता स्पेशली सचिवालय कर्मियों को ही मिलता है जी। तो वो मिलाकर के मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग है वो 60+ होती है। 60+ से स्टार्टिंग होती है। तो आप लोग जान लीजिए ये बहुत अच्छा मतलब एक पैकेज आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस आप 4800 पे ग्रेड पे, कई बार लोग कैलकुलेट करते हैं कि 45-50 हजार कुछ ऐसी सैलरी बनेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भत्ते मिलते हैं आपको जो ज्यादा हो जाते हैं, सर ने जैसा बताया। सर थोड़ा सा इसका जॉब के बारे में तो आपने बता दिया कि पॉलिसी मेकिंग का काम है, जब प्रमोशन होता है तो उसकी क्या स्टेप है, कैसे कैसे? देखिए इस पद में ये बहुत बड़ा जो चार्मिंग चीज है जी कि प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर। और लगभग यदि 20 साल की जॉब है किसी की, अच्छा सर, तो इस पर निर्भर करिए किस एज में आप सेलेक्ट हो रहे हैं जी। यदि आपको 20 साल की जॉब का मौका मिलता है तो लगभग 5 प्रमोशन आपको मिल सकता है। 5 मिनट। समीक्षा अधिकारी के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा स्वागत कार्य होगा जी। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, अनुसचिव जिसको बोलते हैं जी। और अंडर सेक्रेटरी बनते ही आप शासनादेश जारी आपकी तरफ से हो सकता है। अच्छा, मतलब आपको राज्यपाल के बिहाफ जो है जी। आप शासनादेश जो है जारी कर सकते हैं जी। फिर अंडर सेक्रेटरी के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव जी। नेक्स्ट जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये सब ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद तो प्रॉपर पीसीएस और आईएएस दो ग्रेड्स पे बैठते हैं। बिल्कुल बैठते हैं। तो यानी कि भविष्य में हम एक उसके बराबर का पद आसानी से प्राप्त सचिवालय सेवा के लोग जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद विशेष सचिव बनते हैं। अच्छा सर। हाँ, विशेष सचिव तक का प्रमोशन है जी। और लगभग 20 साल की जिनको मिलती है मौका जी। ज्वाइंट तक तो पहुंच ही जाते हैं। विशेष सचिव का चूंकि पद कम है यहाँ जी, लेकिन विशेष सचिव भी हो सकते हैं जो हो सकते अगले एज में जो है सेलेक्ट हो जाए। दूसरी चीज है रैंक का बड़ा मतलब होता है। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि जो आपका प्रमोशन है आपकी सीनियरिटी वही लोकसभा का चयन क्रमांक होता है। अच्छा, उसकी रैंकिंग के हिसाब से सीनियरिटी जूनियरिटी बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो कहूंगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चियां तैयारी कर रही हैं, ये सिलेक्शन के लिए नहीं रैंक के लिए प्रयास करें, क्योंकि ये विशेष सचिव बनना है तो आप रैंक
रैंक लेके आए। रैंक। जैसे सर आपकी रैंक सर आई थी, हाँ। जहाँ तक मुझे याद है 10वीं रैंक थी हाँ, आपकी। 10वीं रैंक थी और आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा, फर्स्ट रैंक में और आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे, बहुत कम अंतर थे। सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा, जबकि ये हम लोग आज मिल रहे थे इसके लिए नहीं, लेकिन मैं थोड़ा चाहूंगा कि जो क्या पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए ये भी इन लोगों को सर थोड़ा सा आप गाइड करें कि कैसे ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे कि रैंक अच्छी आ जाए। सिलेक्शन के लिए तो मैं सब कोशिश करता हूँ इन लोगों की, लेकिन रैंक देखिए ओम प्रकाश जी, जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं उससे बेहतर अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको बेहतर ही गाइडेंस दे रहे हैं। उसमें मेरा जो पर्सनल बस ये आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि निबंध जी, जो एसे राइटिंग है जी, और हिंदी का जो दोनों पेपर है, ड्राफ्टिंग वाला पेपर और जो ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर जी, ये लगभग मिला करके मुझे लगता है कि हिंदी का 160 नंबर का, हाँ 160 नंबर हो जाता है जी, और 120 नंबर ये एसे राइटिंग। जी, तो ये बिल्कुल निर्णायक है जी, 280 280 नंबर जो है, जी, और 120 नंबर का जीएस है, 120 नंबर का जीएस है। हाँ क्योंकि जीएस आप प्री जब क्वालिफाई कर लिए हैं जी, तो आप बहुत मेहनत करके बहुत ज्यादा उसमें बढ़ाने की स्थिति नहीं है। जी, बट ये कि आपकी जो प्रिपरेशन वो मेंटेन होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, वो नीचे ना जाए। जी, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो कम से कम उसमें आपको इस लेवल पर रहना है कि आप 90 के नियर अबाउट रहे। जी सर, माइनस मार्किंग माइनस मार्किंग हाँ उस समय माइनस हम लोग का 95 के आसपास था जी, लेकिन अभी मुझे लगता है 85 टू 90, 85 टू 90 तक, इससे 85 से नीचे ना जाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। दूसरा जो एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग में भी एक टारगेट हमको रखना पड़ेगा कि हम मिनिमम इससे नहीं चले जाए, भाई न्यूनतम का तो हमको टारगेट रखना पड़ेगा कि इससे कम ना हो, इससे कम ना हो। जी, जैसे सर आपके दिमाग में सर जैसे 120 नंबर का ऐसे है, हाँ 40 नंबर के 3 ऐसे इसमें सर पूछे जाते हैं, तो ऐसे के लिए हम लोग कोशिश भी करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। तो आपकी नजर में जो आपने कहा कम से कम वाली बॉर्डर जो रेखा है, बॉर्डर लाइन है, वो नहीं, उससे नीचे नहीं जाना, मुझे लगता है कि वो रेखा 70 से 75 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा 75 के आसपास, हाँ 75 के आसपास, यानी कि हर ऐसे में 40 में 25 हाँ। 25 मार्क्स हमारे आने चाहिए। बिल्कुल। और सर इसमें एक चीज ये है कि ऐसे जो लोग लिखते हैं तो उसको स्पेशल कैसे बनाया जाए? हाँ बिल्कुल। आप देखिए जो 3 खंड है जी सर, और हर खंड में 3 टॉपिक्स हैं जी, हर खंड से आपको मिनिमम एक टॉपिक अटेंड करना है जी। तो हमारी स्ट्रेटजी इस ढंग से होनी चाहिए कि हर खंड से एक टॉपिक को पर आप विशेषज्ञता अपनी महारत उस पर पकड़ बनाइए। जैसे आप पहले खंड में आप साहित्य को ले सकते हैं, सेकंड में आप जैसे प्राकृतिक आपदाएं 4-5 टॉपिक्स हैं उसमें कर लीजिए, और थर्ड में भी आप राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इंटरनेशनल इश्यूज जी सर। तो आप हर खंड से एक टॉपिक को लीजिए और आपकी प्रिपरेशन कुछ इस ढंग से होनी चाहिए कि निबंध कुछ भी आए उस टॉपिक से, लेकिन मटेरियल आपका ऐसा हो कि आप उसका यूज हर निबंध में कर सकें। अच्छा सर, कॉमन मटेरियल हमको कॉमन मटेरियल बनाना पड़ेगा। जैसे सर साहित्य में जब कोशिश हम लोग करते हैं या मैं जब कोशिश करता हूँ बताने, तो कुछ लाइनें हैं जो लेखकों की हैं, चाहे वो कविता के रूप में हो या फिर गद्य की लाइनें हो, लेकिन वो कहीं भी यूज की जा सकती है। बिल्कुल, इसका बहुत महत्व है। आपको मैं बताता हूँ कि जो आपके कोटेशंस होते हैं, कोट्स का बहुत महत्व है, क्योंकि आप लोग कुछ भाई सजावट अलंकार सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो इसमें भी उसका महत्व है जी सर। और मुझे याद है कि मुझे ऐसे में 85 के आसपास शायद मिला था जी सर। नहीं याद, हाँ 85 प्लस ही था, हाँ कुछ था इसके आसपास। तो उसका रीजन ये था कि मैंने 2 निबंध जो है बहुत अच्छा लिखा था, मतलब जो आप तैयार करके गए थे, हाँ वो आ गए थे और हमने जो है उसका कोटेशंस बहुत सारे डाले थे। कोटेशंस बहुत सारे, तब चूंकि एक की बात थी, उसके पहले बहुत बार लिखा गया था, लेकिन उस बार ऐसा हुआ कि कोटेशंस उसके पहले तो यूपीएससी का भी एक्सपीरियंस आपके पास था, पीसीएस के बहुत सारे एक्सपीरियंस थे पीएससीज के, तो ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। मैं तो जो आपको बताता हूँ वो तो मैं बताता ही रहता हूँ, लेकिन सर जो बता रहे हैं अपना खुद का भोगा हुआ सत्य। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको जी, कि जो आपका हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, हाँ सर उस पे मैं आने वाला था, हाँ जी, वो भी काफी निर्णायक होता है जी सर। ऐसे के साथ जो है उस पर उतनी मेहनत करनी है जी। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो ऑब्जेक्टिव जो हिंदी है वो आपके लेवल एक लेवल पे तैयार है, उसमें आप 55 प्लस का टारगेट रखिएगा, 55 से नीचे ना है जी।
लेकिन जो ड्राफ्टिंग है उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है। उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और उसमें जो आपका सर प्रारूप बनाने का हाँ, आता प्रारूप है, बनाने का परिभाषा आता है। लिखने का आता है, हाँ। उदाहरण देने का। उदाहरण देने का। सर एक कंफ्यूजन और इन लोगों को रहता है कि जब प्रारूप पूछा जाता है तो कई बार लोग कहते हैं कि उदाहरण लिखना है, और कई बार जब परिभाषा पूछी जाती है तब भी लोग उदाहरण लिख देते हैं। मेरा मानना है कि सर परिभाषा जब पूछी जाए तो परिभाषा लिखा जाए और उसकी विशेषताएं लिखी जाए, बिल्कुल। और फिर अगर आगे प्रारूप पूछा जा रहा है, ड्राफ्ट पूछा जा रहा है, तो केवल ड्राफ्ट बनाया जाए, लैंग्वेज उसमें उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है। और जब उदाहरण पूछा जाए तो ड्राफ्ट ना बनाया जाए और डायरेक्ट अपना उदाहरण दे दिया जाए, और अगर परिभाषा पूछी जा रही है तो ये बता दिया जाए। ये कई बार हमसे लोगों ने पूछा, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए। और सर ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जैसे सर उसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे लोकोक्तियां मुहावरे। अब लोकोक्तियां मुहावरे में कई बार लोगों को पूरे मार्क्स मिलते हैं और आपको सर अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपने कैसे लोकोक्तियों मुहावरे की बात की थी उसमें? देखिए, लोकोक्तियों मुहावरे में होता क्या है कि कभी कभी हमको लगता है कि हमने अच्छा लिखा है जी, और जब वहाँ जाकर के कॉपियाँ लोग की बातें चेक करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमें फुल मार्क्स नहीं। हाँ, फुल मार्क्स में मिले, कई बार 0 तक। हाँ, 0 तक भी मिलता है जी। दो चीजें हैं। दरअसल आपका जो अर्थ होना चाहिए बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अर्थ बिल्कुल सटीक होना। हाँ, वो ऑथेंटिक आपकी बुक्स होनी चाहिए। जैसे आपको 2-3 किताबें हैं जिनको कमीशन भी जो है मानता है, वासुदेव है और देवारी है और भी मार्केट में किताबें, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बुक है। आपका अर्थ बिल्कुल सटीक होना चाहिए, कहने आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जी, वही आप लिखिए, क्योंकि वहाँ अर्थ तो आपको हो सकता है कुछ नहीं पड़े रहे तो ये सही है, हाँ तो कुछ भी लिखे, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर उस पर नहीं मिलेगा जी। दूसरा जो वाक्य प्रयोग है जी, वो भी उस पर नंबर बटा हुआ है कि अर्थ पर इतना मिलेगा और वाक्य प्रयोग है, तो वाक्य प्रयोग भी सटीक होना चाहिए। यदि उसमें सटीकता नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे अब वो राम श्याम को मारकर 9-2-11 हो गया, इस पे यूपीपीएससी नंबर नहीं देगा। थोड़ा सा 9-2-11 हो गया का कुछ थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ, कि एक कॉम्पिटिटिव बच्चे ने लिखा है जो एग्जाम दे रहा है, स्कूल टाइम का वाक्य प्रयोग आपको नहीं चलेगा। लेकिन सर जैसे बुक्स जो हैं, अच्छी बुक्स हैं, उनमें भी यही उदाहरण दिए हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग कहते हैं कि उसमें दिया है तो मैंने लिख दिया, लेकिन उसका कारण ये होता है उनको बस समझाना मात्र है, उन्होंने कोई वो बुक कंपटीशन के लिए नहीं लिखी है, तो सर उसको शायद करंट मुद्दे से रिलेट करें। हाँ, बिल्कुल। और कोई कहानी से या ऐसा कुछ है जो साहित्यिक है, वहां से अगर हम उदाहरण लें, जैसे किसानों की दुर्दशा की बात आए तो होरी का जिक्र हम कर सकते हैं, अगर उसका उदाहरण दे दें तो सही रहेगा। तो सर आप लोग इन लोगों से कुछ एक ऐसा मूल मंत्र देके इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप ऐसी बातें कुछ इनके लिए कह दीजिए कि उसको अगर ये फॉलो करें तो निश्चित तौर पर इनके लिए वो एक ऐसी लाइन हो जाए कि वो उसको पकड़कर ये अंत तक यात्रा कर सके। कुछ एक मूल मंत्र देखिए, मैं चलिए आपने तो कहा तो खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बच्चों आप लोग जो है अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और निरंतर प्रयासरत रहिए, सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू सर। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं कभी नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की। तो आप लोग इस वीडियो को देखें भरना इसको अपनी तैयारी में, और सर ने जो अंत में बोला वो आपके अगले सपने में, क्योंकि आपका सपना केवल एक सिलेक्शन लेना, एक जॉब प्राप्त करना नहीं है, ये मुझे यकीन है। आप जिंदगी को जीना अगर चाहते हैं तो सपने देखते रहिए, एक अनवरत क्रम होना चाहिए सपनों का। सर के भी कुछ सपने हैं, जैसे सर को खेलना पसंद है तो वो सब कुछ छोड़ के रात में सो ना पाए तो सुबह खेलने जरूर जाते हैं। आप भी ऐसे देखिए और अपनी जो खुद की बुलंदी है उसको वास्तव में बरकरार रखेंगे, तभी कुछ ऐसा होगा। तो मैंने जो सीखा था वो तो आपको दे ही रहा हूं, आपने आज जो सीखा उसका प्रत्युत्तर या उसको कैसे आप देंगे, बस एक चीज है, उसको फॉलो करके सिलेक्शन देंगे। आप लोगों ने जितने भी प्रश्न हमसे पूछे थे वो मैंने कोशिश की है कि मैंने ले लिया है। अगर कुछ अब भी रह जाता है शेष तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कभी फिर ऐसा अवसर आएगा तो फिर मुलाकात होगी, और फिर मुलाकात होगी तो बात भी होगी।
थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आपके जीवन के लिए फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सर, इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि ये लोग अपनी जो सपनों की उड़ान है उसको ऐसे ही जारी रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आज की जो युवा पीढ़ी है जी, वो उसके अंदर जो है जो ऊर्जा है जी, और वो देश को और जो दशा और दिशा देना चाहते हैं वैसे ही हमारा देश बनेगा। तो वो आप सब लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और आप लोग जो है अपने सपनों को पूरा करिए और आगे बढ़िए।